हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन पसंद आए, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। क्योंकि इसमें जो हमारा मेन लीड रहता है वो एक रोबोट अपने घर लाता है काम करने के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये रोबोट नहीं बल्कि कोई गर्ल है, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है कि जो हमारा मेन हीरो रहता है वो अपने आप को उससे प्यार करने से कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसके अंदर होता क्या है कि हमारे हीरो को एक रोबोट से प्यार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक जैक नाम का बंदा हमारी मेन लीड को एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जितना भी अमाउंट चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन इस बदले में तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लोएन रहता है। उसे पैसों की उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इस वजह से वो उसका काम करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसका जो भाई रहता है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और मेडिसिन का पैसा उसके पास नहीं रहता है। इस वजह से वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन एक बात बताओ मुझे करना क्या होगा। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन याद रखना काम मेरा रहेगा और अमाउंट तुम्हारा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे मेन लीड जिसका नाम होंग रहता है। यहाँ पर वो आता है अपने फ्रेंड के साथ और पूछता है कि ये तुमने क्या लेकर आए, जिस पर वो बोलता है कि जाओ देख लो, तुम्हें आई होप पसंद आए। यहाँ पर वो जब ओपन करता है तो देखता है कि एक लड़की रहती है। वो बोलता है कि ये लड़की तुम इसे क्यों लेकर आए हो, जिस पर हमारा जो जैक रहता है वो उसे बताता है कि ये कोई लड़की नहीं है, एक रोबोट है, लेकिन एक्चुअल में वो तो हमारी मेन लीड हीरोइन लुएन रहती है। जैक ने उसे इसीलिए अमाउंट दिया था ताकि वो एक रोबोट का काम कर पाए। यहाँ पर वो रोबोट की तरह पूरा प्रोटेंड करती है। उसे सीखने के लिए काफ़ी दिन लगा था, जिसमें उसकी हेल्प जैक ने किया था। यहाँ पर जो हमारा होंग रहता है वो बोलता है तुमने काम तो अच्छा किया, मुझे मालूम था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा रोबोट ज़रूर बनाओगे, मुझे तुम पर फक्र है। लेकिन एक बात बताओ, ये रोबोट बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, कैसे बनाया है। जिस पर जो हमारा जैक रहता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो ताकि तुम इससे काम करवा सको। क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है जो होंग रहता है उसी ने अपने फ्रेंड से कहा था कि वो उसे एक रोबोट चाहिए जो कि गर्ल के शेप में रहे। यहाँ पर जो जैक रहता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं इसे तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा, लेकिन जो होंग रहता है वो बोलता है कि तुम्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद लेकर जाऊंगा। और वो उसे खुद ही अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब जब यहाँ पर वो अपने घर पर लेकर आता है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, इस वजह से उसके कंधे दुखने लगते हैं और वो कहता है कि तुम तो एक रियल ह्यूमन की तरह लग रही हो। यहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है, लेकिन वो देखता है तो वो सोचता है कि कुछ भी हो, ये है तो एक लड़की, चाहे भले ही रोबोट हो। यहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज ही करने वाला रहता है, आधा ही उतारता है, लेकिन तभी उसे सामने दिख जाती है हमारी लुएन, जिसे देखकर वो अपनी शर्ट को नीचे कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह देखो मत। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हें तो पूरे काम करने आते होंगे, तुम्हारे अंदर पूरे प्रोग्राम्स को फिट किया होगा। जिस पर हमारी लुएन बोलती है हाँ सर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पर वो उसे मास्टर कह के बुलाती है, क्योंकि जो हमारा होंग रहता है उसने उसे ऑर्डर दिया था कि तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओगी। यहाँ पर वो अपने फीचर्स के बारे में बताती है, तो होंग बोलता है तुम्हारे फीचर्स तो बहुत बढ़िया हैं, अब देखते हैं कि तुम काम कितना करती हो। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें काम किस तरह करवाया जा सकता है, तुम्हें पावर ऑन ऑफ कैसे किया जा सकता है। जिस पर हमारी जो लुएन रहती है वो उसे एक रिंग देती है और बोलती है इसको मुझे पहना कर तुम ऑन ऑफ कर सकती हो, क्योंकि जो मेरा बटन है वो इसी फिंगर से ही क्लिक होता है। अब यहाँ पर वो अपने काम के लिए कहती है कि आखिर मुझे क्या काम करने पड़ेंगे। जिस पर होंग बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाओ। और वो कॉफ़ी के लिए वेट कर रहा होता है, तभी हमारी लुएन आती है और उसे टी देती है। जिस पर होंग बोलता है तुम ठीक तरह से काम क्यों नहीं कर रही हो, मैंने तुम्हें कॉफ़ी लाने के लिए कहा था, टी नहीं। वो दोबारा जाती है और कॉफ़ी लेकर आती है, क्योंकि वो हड़बड़ाई हुई रहती है। फर्स्ट टाइम वो किसी मशीन की तरह एक्टिंग कर रही थी और उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला था, इस वजह से वो कोई भी गलती करना नहीं चाह रही थी। अब यहाँ पर होंग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस के वर्क करते रहता है। तभी वो एक फाइल को बोलता है तुम तो एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो तुम मुझे इसे ट्रांसलेट करके बताओ ताकि मेरा काम ईजी हो जाए। अब हमारी जो लुएन रहती है उसे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है, तो वो जैक के पास कॉल करती है और उससे बोलती है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली हूँ, तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए। और उसे बात करता हुआ होंग देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है कि ये एक रोबोट नहीं, एक्चुअल में ये तो एक लड़की है। उसे देखकर वो तो पहले से पसंद करके उसे अपने घर पे लाया था। अब जब उसे मालूम पड़ गया कि वो एक ह्यूमन है तो वो उसे घर से जाने नहीं देना चाहता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपने फ्रेंड को बुलाता है और कहता है कि तुमने जो मुझे रोबोट दिया है क्या सच में वो रोबोट है, एक बार तुम मुझसे बता सकते हो। यहाँ पर वो पूछने की कोशिश करता है तो पहले तो जैक मना करता है, लेकिन जब होंग उसे ब्लैकमेल करने लगता है तो वो उसे बता देता है कि एक्चुअल में वो एक लड़की है, तुमने मुझे ऑर्डर
ऑर्डर दिया था रोबोट बनाने के लिए, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इस वजह से मैंने उसे लेकर आया। तो जो हमारा यहाँ पर होंग रहता है वो बोलता है ठीक है, इस नाटक को कंटिन्यू करने देना, तुम उसका कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं करना, जो भी होएगा मैं उसे हैंडल कर लूँगा, क्योंकि वो उससे प्यार जो करने लगा था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी जो लुएन रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो जैक के कॉल का इंतज़ार करती रहती है ताकि वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके जिसकी वजह से वो होंग की हेल्प कर पाए, लेकिन वो उसे कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वो होंग को आता हुआ देख लेती है और फिर से एक मशीन की तरह बिहेवियर करने लगती है, जिस पर होंग बोलता है तुम बढ़िया एक्टिंग करती हो। अब यहाँ पर दिखाया जाता है होंग बोलता है तुमने अपनी ड्रेस को काफ़ी दिनों से चेंज नहीं किया, एक ही ड्रेस में तुम जब से आई हो तभी से यही ड्रेस पहनी हुई हो, मुझे बोर लगने लगा है, क्यों नहीं मैं तुम्हारी ड्रेस को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो हमारी लुएन रहती है वो तो मना करती है कि नहीं, मेरे अंदर ये फीचर्स नहीं है, मेरे क्लोथ्स गंदे नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा होंग रहता है वो मानता नहीं है, क्योंकि वो जान चुका था कि जो लुएन है वो एक गर्ल है, तो वो उसे अपने सामने लाना चाह रहा था, इस वजह से वो ऐसा एक्ट कर रहा था। यहाँ पर वो उसके कपड़े को ज़्यादा ही टच करने के लिए तभी हमारी जो लुएन रहती है वो एक घूसा मार देती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है लुएन के घूसा मारने की वजह से जो होंग रहता है उसके आइज़ के नीचे पूरे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुमने मेरे फेस पे मार के बहुत बुरा किया है, जिस पर हमारी लुएन सॉरी कहती है और यहाँ पर लुएन बता देती है कि वो रोबोट नहीं है, जिस पर होंग बोलते हैं मुझे पहले से ही मालूम था। अब इस बात पे वो ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। होंग बोलता है कि देखो तुमने रोबोट बनने की एक्टिंग में मेरे घर का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, तो बगैर उसे पे किए तो तुम यहाँ से जाओगे नहीं। हमारी जो लुएन रहती है वो अपना मुंह बंद करती है और बोलती है कि नहीं, मैं आज से कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। होंग उसे नहीं जाने देता है, तो जो लुएन रहती है वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि देखो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे अमाउंट चाहिए था, इसी वजह से मैंने ये काम किया, जिस पर वो उसे कहता है कि जिसने तुम्हें यहाँ पर हायर किया है उसे कॉल लगाओ और उससे अमाउंट मांगो और पे करो। जब तक तुम मेरे सारे बिल्स को पे नहीं करोगी जो कि तुमने तोड़ा फोड़ा है, तब तक यहाँ से जाना नहीं है, और अगर जब तक तुम पे नहीं कर पाओगी तो इस घर में तो तुम्हें रहना ही है, तो इस घर में रहने के लिए तुम्हें मेड की तरह पूरे काम करने पड़ेंगे। और ये कहते हुए वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से लुएन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। अब यहाँ पर लुएन को दिखाया जाता है उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो जाती है उसके साथ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जो होंग रहता है वो उससे बोल देता है कि तुम्हें शॉपिंग करने के लिए चलना है। अब यहाँ पर होंग को दिखाया जाता है जो लुएन के बारे में सोचता है, क्योंकि लुएन को वो स्कूल टाइम से प्यार करता था। यहाँ पर दिखाया जाता है जो होंग रहता है उसे स्कूल टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा बुली करते थे और उसे बचाने के लिए हमेशा हमारी लुएन सामने आती थी, इस वजह से वो लुएन को बचपन से ही लाइक कर रहा था। लेकिन अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए उसे लुएन से दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे लुएन को बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि ये वही लड़का है जिसे उससे बचपन से प्यार करता था, क्योंकि लुएन को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं रहता है कि होंग उससे प्यार करता था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो हमारी लुएन रहती है वो उसके लिए खाना बनाकर लेकर आती है, जहाँ पर होंग अभी बात लेकर आया हुआ रहता है और वो बेगर कपड़ों के रहता है, जिसे देखकर हमारी लुएन शॉक में हो जाती है और खाने को पूरा छोड़ देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो हमारा होंग रहता है वो लुएन को बोलता है कि तुम जब तक पे नहीं करोगी तब तक कि तुम तो यहीं रहोगी, तो क्यों ना बेटर रहेगा तुम जितनी जल्दी हो सके पे करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो हमारी लुएन रहती है वो बोलती है कि देखो मेरे पास अमाउंट नहीं है, मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगी, लेकिन जो हमारा होंग रहता है वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है रेगुलर काम कर रही थी हमारी लुएन, तभी उसे कॉल आता है हॉस्पिटल से और बताया जाता है कि तुम्हारे भाई की मेडिसिन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, अगर तुमने पे नहीं किया तो हम उसे यहाँ से निकाल देंगे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर लुएन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जैक को कॉल करती है ताकि वो उससे कुछ अमाउंट ले सके, लेकिन जैक ने तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा था, इस वजह से वो उसका कॉल नहीं लग पा रहा था। अब लुएन का रो रो कर बुरा हाल था, तभी वहाँ पर होंग आता है और उससे रीज़न पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, जिस पर वो बता देती है जिसके लिए मैंने ये सारे काम करने की कोशिश की, आज वही मुसीबत में है। यहाँ पर बता देती है कि ये सारे काम उसने अपने भाई के लिए किए थे, प्लीज़ अगर वो उसे बचा लेगा तो उसकी बड़ी मेहरबानी रहेगी, जिस पर होंग उसके भाई का पूरा बिल पे कर देता है और उसकी भाई की भी कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी जो लुएन रहती है वो ड्रिंक करती रहती है, जिस पर होंग उसे मना करता है इतना ज़्यादा ड्रिंक तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नशा चढ़ जाएगा, जिस पर लुएन बोलती है कि मुझे नशा नहीं होता है। अब जब घर आती है तो उसका बुरा हाल रहता है, क्योंकि उसे वोमिटिंग होती रहती है और उसे नशा भी हो जाता है। यहाँ पर वो उसे नींद आ रही होती है और वो नशे में रहती है और अपने कपड़े निकालने लगती है, जिस पर होंग मना करता है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो बोलती है कि
कि तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत हो तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो। अब यहाँ पर जो हमारा होंग रहता है वो उसे अपना लव कन्फेस कर लेता है। यहाँ पर लुएन भी नशे में अपना लव कन्फेस कर लेती है और इस खुशी में वो होंग को किस कर लेती है। ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है योहानी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं इस बात के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे साइन कर दे। बट योहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे साइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो पहले से ही मैरिड थी, लेकिन प्रेसिडेंट किम को उससे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करवाना रहता है, तो उसे वो किडनैप करके बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से योहानी ना चाहते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन करने के लिए एग्री हो जाती है। प्रेसिडेंट किम बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपनी बात को मनवा लिया है। प्रेसिडेंट किम ड्रिंक करता रहता है और उसके बाद बोलता है, तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है, इसका मतलब आज से तुम मेरी वाइफ हुई हो, तो जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है, अदरवाइज याद रखना इस कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। प्रेसिडेंट किम योहानी को सच्चाई बताता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे एनिमीज से हाथ मिलाकर मेरी कार का एक्सीडेंट करना चाहा। मेरी वाइफ तो पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन उस कार एक्सीडेंट में मैंने अपनी डॉटर को खो दिया है और मैं ये भी जानता हूँ कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे हस्बैंड पैरालाइज हो गए हैं। ये बात सुनते ही योहानी बहुत रोती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है योहानी उठती है और वॉशरूम में जाकर बहुत ज़्यादा बात लेती है। इधर प्रेसिडेंट किम को दिखाया जाता है जो योहानी के पास आता है और बोलता है कि याद रखना तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी डॉटर की जान ली है, तो जब तक मैं उसे तड़पा तड़पा कर मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तुम जानती नहीं हो मैं मेरी वाइफ और डॉटर से कितना ज़्यादा प्यार करता था, बट मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी और मेरी बेटी तुम्हारे हस्बैंड की वजह से इस दुनिया में नहीं रही, तो इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। और उस पर वो चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है, जिसकी वजह से योहानी को जेल में जाना पड़ता है। जेल में वहाँ पर कई कैदी रहते हैं जो योहानी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे हर वक्त मारते पीटते रहते हैं। योहानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अचानक एक दिन उसे वोमिटिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो पता चलता है कि योहानी तो प्रेग्नेंट है। योहानी बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। उसके बाद उसे उस रात की बात याद आती है जब प्रेसिडेंट किम और योहानी दोनों साथ में थे, तो वो समझ जाती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं प्रेसिडेंट किम का है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि योहानी बहुत ज़्यादा रोती है। वो सोचती है कि मैं अब क्या करूँ। उसके बाद ये न्यूज़ प्रेसिडेंट किम को भी मालूम पड़ जाती है कि योहानी प्रेग्नेंट है, तो वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा बेबी होने के बाद उसे मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, वो मेरा बच्चा है। उसके बाद वो वहाँ से जाता है। योहानी बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को मेरे पास ही रहने दो, लेकिन प्रेसिडेंट किम उसकी बातों को नहीं मानता। उसके बाद दिखाया जाता है 5 ईयर्स का लीव होता है जब योहानी जेल से निकलती है और वो सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसके हस्बैंड अभी भी पैरालाइज में ही रहते हैं। डॉक्टरों से मालूम पड़ता है कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल की फीस पेड कीजिए, अदरवाइज हम आपके पेशेंट की केयरिंग नहीं करेंगे। जिस पे योहानी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मैं हॉस्पिटल की पूरी फीस पे कर दूंगी, प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड का ख्याल रखें। ये कहकर वो जाती है और डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करती है, बट उससे कोई भी जॉब नहीं देता। उसे लोग धक्के मार के बाहर निकाल देते, ये कहकर कि तुम जेल में थी। तभी अनफॉर्चुनेटली एक स्ट्रेंजर आता है और वो उसकी हेल्प करता है। वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो ठीक है, तुम मेरे फ्रेंड्स के घर पे चलो, उसे मेड की ज़रूरत है, वहाँ पर तुम्हें अच्छी पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद वो उसे लेकर जाता है अपने फ्रेंड के घर पे, लेकिन योहानी देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो घर किसी और का नहीं प्रेसिडेंट किम का रहता है। वो वहाँ से जाने ही वाली रहती है, तभी प्रेसिडेंट किम वहाँ पर आ जाता है। उसे मालूम रहता है कि ये अपने हस्बैंड के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है, इस वक्त इसे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो आता है और उसे बोलता है, तुम तो जानती हो मुझे मैं कौन हूँ। जिस पर योहानी कुछ भी नहीं बोलती है। उसका फ्रेंड बोलता है, तुम्हें मालूम है कि ये कौन है। जिस पर प्रेसिडेंट किम बोलता है, हाँ मुझे मालूम है अच्छी तरह ये कौन है, इसे जॉब की जरूरत है ना, कोई बात नहीं, मैं इसे जॉब दे दूंगा। योहानी उस जॉब के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उस वक्त उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इस बात का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट किम हर बात पर योहानी को चिल्लाता रहता है। योहानी अगर अच्छे काम भी करती थी तो भी वो उसे चिल्लाता है कि तुम परफेक्ट काम नहीं कर रही हो, हर बात पर उससे माफी मंगवाता है। उसका फ्रेंड प्रेसिडेंट किम को बोलता है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहे हो उस लड़की के साथ, वो बहुत इनोसेंट है, वो अपने हस्बैंड के लिए कितना कुछ करना चाहती है, बट तुम तो उसका साथ देने के बजाय तुम उसे कितना ज्यादा परेशान करते हो। तो प्रेसिडेंट किम बोलता है, जब तक सच्चाई मालूम ना हो तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए तुम मेरे मैटर से दूर रहो तो अच्छा रहेगा। इस बात पे उसकी फ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं इतना नरमी से बात कर रहा हूँ और ये प्रेसिडेंट किम इतना ज्यादा सख्ती से, वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट किम का बर्थडे रहता है, वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई रहती है जिसका
नाम सूजी रहता है। सूजी को वहाँ पर मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो मैड है वो प्रेसिडेंट किम की पर्सनल मैड है और मैंने सुना है कि वो हर बात पर उसे चिल्लाते रहते हैं। सूजी उससे पहले ही बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो वो सोचती है कि मैं इसकी इंसल्ट करूंगी पूरी पार्टी में ताकि लोग इस पर हंसे। तो सूजी ओहानी से ड्रिंक मंगवाती है। ओहानी जब ड्रिंक लेकर आती है उसे देती है। उसके बाद जब वो रिटर्न जाने लगती है तो सूजी उसके पर्स में अपनी रिंग डाल देती है और पार्टी को एंजॉय करती है। कुछ टाइम के बाद वो एक्टिंग करने लगती है कि किसी ने मेरी रिंग को चोरी कर लिया है। वो सारी पार्टी में लोगों से छानबीन करवाती है बट रिंग उसकी कहीं नहीं मिलती है। तो वो प्रेसिडेंट किम के पास जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी मेड पर शक है, तुम उसका पर्स चेक करो, आई थिंक उसी ने ही चुराया है। जिस पर ओहानी मना करती है कि मैं इतनी भी लालची नहीं हूँ कि तुम्हारी रिंग चुराऊंगी। जिस पर प्रेसिडेंट किम कहता है कि तुम्हें तो चेकिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि प्रेसिडेंट किम उसकी तरफ है। प्रेसिडेंट किम जाता है और ओहानी को बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी चेकिंग करूँगा, लेकिन बाद में वो जाते ही ओहानी के हाथों को पकड़ता है और उसे बोलता है चोरी करने वाले को तो पनिशमेंट देनी चाहिए, ये मेरा रूल है। उसके बाद वो ओहानी के हाथों से सूजी को जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए। जिस वक्त तुम इसके ड्रेस में वो रिंग डाल रही थी उस वक्त मैंने तुम्हें देख लिया, अच्छा हुआ देख लिया, अदरवाइज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कैसे। ओहानी तो शॉक्ड रहती है कि प्रेसिडेंट किम इस तरह का भी इंसान है, आज उसने मेरी हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ओहानी उसके लिए खाना लेकर आती है तो प्रेसिडेंट किम बोलता है मैं अपने हाथों से नहीं खाऊंगा, ये तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। ओहानी को उसे खिलाना ही पड़ता है, वो उसे खिलाती भी है और उसके फेस पे लगा रहता है तो वो क्लीन करती है। तभी प्रेसिडेंट किम उसे घसीट कर अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ ये खेल खेलने में, मुझे जब तक कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बर्बाद ना कर दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल उसने मेरी डॉटर को जो मार डाला और इसकी भरपाई तुम करोगी। उसी वक्त हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपके हस्बैंड को होश आ गया। ये सुनते ही ओहानी सीधा हॉस्पिटल जाती है और अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट किम भी आया हुआ रहता है। वो उसके हस्बैंड को ऑफर देता है उसकी वाइफ को सेल करने के लिए, जिस पर वो एग्री हो जाता है क्योंकि वो एक शराबी रहता है, उसे बहुत ज़्यादा लत रहती है शराब की। प्रेसिडेंट किम उसे इतने सारे पैसे देता है जिसकी वजह से वो फ़ौरन रेडी हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद प्रेसिडेंट किम बोलता है तुम कितने वाहियात किस्म के आदमी हो, कुछ पैसों की लालच से तुम अपनी ही वाइफ को बेचने चले हो। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है और डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लेता है। प्रेसिडेंट किम ओहानी को बोलता है देखा तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, बस इसी वजह से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया होता तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कहीं और सेल कर देता। ये बात सुनते ही ओहानी शॉक्ड में हो जाती है कि मेरा हस्बैंड मुझे ही सेल कर देता, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, जॉब की तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ, वही मुझे सेल करने वाला है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। ओहानी का हस्बैंड बोलता है क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें बेच दिया, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे कुछ दिनों के लिए शराब पीने के लिए, तुम्हें मालूम है मैं कितने दिनों बाद होश में आया हूँ, तो फिर थोड़ी सी शराब पी लूंगा तो क्या होएगा। इस बात से ओहानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरे लाइफ में एक मेरा हस्बैंड ही था जिसके ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और वो ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो वहाँ से जाने लगती है तो प्रेसिडेंट किम उसे रोकता है। ओहानी बोलती है तुम भी वैसे ही आदमी हो जैसा कि मेरा हस्बैंड, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसका हस्बैंड बोलता है तुम पैसे देने के लिए रेडी रहो, मैंने डिवोर्स पेपर पे ऑलरेडी साइन कर दिया तो मुझे पेमेंट मिलनी चाहिए। जिस पर प्रेसिडेंट किम उसे खूब मारता है। उसके बाद ओहानी को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहती है और सोचती है कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ मकसद ही नहीं रह गया है। उसके बाद तभी प्रेसिडेंट किम आता है और वो बोलता है कि तुम्हारा डिवोर्स ज़रूर हुआ है लेकिन याद रखो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर तुमने साइन किया है, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट किम देखता है कि ओहानी के बॉडी पे बहुत ज़्यादा मार के निशान रहते हैं, जेल में रहने की वजह से वहाँ की लेडीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा मारा था। जिस पर प्रेसिडेंट किम को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओहानी उस वक्त जगी हुई रहती है, वो सोचती है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, मेरी लाइफ का अब कोई भी मकसद नहीं है। नेक्स्ट डे वो वहाँ से जाने के लिए रेडी होती है, तभी प्रेसिडेंट किम आ जाता है और उसे रोक लेता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कम से कम किसी से मिलते तो जाओ अगर जा भी रही हो। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है, अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहोगी। जिस पर ओहानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरी बेटी है और वो जिंदा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर प्रेसिडेंट किम बोलता है कि जब तुम्हारी बेटी हुई थी तो मैं उसे ले आया था, अगर तुम्हारे हस्बैंड को मालूम पड़ता तो वो सीधा इसकी जान ले लेता, इसलिए मैंने ऐसा किया। इधर प्रेसिडेंट किम की जो एक्स गर्लफ्रेंड रहती है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो सोचती है कि मैं क्या करूँ जिसकी वजह से ओहानी हट जाए रास्ते से और मैं प्रेसिडेंट किम की लाइफ में आ जाऊँ, इसलिए वो प्लानिंग करती है
सूजी को मालूम रहता है कि प्रेसिडेंट किम की एक डॉटर है, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं उसे ही किडनैप कर लूँ। अगर वो किडनैप हो गई तो मैं प्रेसिडेंट किम से जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ। फिर प्रेसिडेंट किम को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में रहता है। वहाँ पर ओहानी आती है रोते हुए और उसे बताती है कि हमारी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो बहुत ज़्यादा रोती है तो प्रेसिडेंट किम उसे बोलता है, ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। उसे फ़ौरन मालूम हो जाता है कि ये काम किसी और का नहीं सूजी का होगा। वो फ़ौरन सूजी के पास जाता है और बोलता है कि तुम बताना ज़रूरी समझोगी कि तुमने मेरी बेटी को कहाँ पर रखा है। अगर तुमने बता दिया तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ याद रखना मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल करने वाला हूँ। ओहानी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अपनी बेटी को लेकर। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट किम वापस से सूजी के घर पर जाता है और सीधा उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुमने अभी मुझे नहीं बताया कि मेरी बेटी कहाँ है तो याद रखना मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। जिस पर सूजी बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फाइनली वो सच्चाई बता देती है कि तुम्हें मालूम है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हो कि वो ओहानी के पीछे पड़े हो, वो स्टूपिड ओहानी, मिडिल क्लास लड़की। जिस पर प्रेसिडेंट किम बोलता है कि वो कोई मिडिल क्लास की लड़की नहीं है, वो मेरी वाइफ है, जरा इज्जत से बात करो, तुम मेरी वाइफ के बारे में बोल रहे हो। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूजी बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है अपने किए पर, वो पछताती है क्योंकि प्रेसिडेंट किम ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी थी। इधर दिखाया जाता है ओहानी अपनी डॉटर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तभी प्रेसिडेंट किम उसे लेकर आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे मेरी बेटी मिल गई। वो देखती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। उसकी डॉटर बोलती है, नहीं मामा मुझे कहीं पे भी चोट नहीं लगी है। उसी वक्त प्रेसिडेंट किम आता है और बोलता है, तुम अब तो खुश हो? ओहानी बोलती है, हाँ मैं तो खुश हूँ। उसके बाद ओहानी घर छोड़कर चली जाती है कि कहीं मेरी वजह से फिर कोई मेरे बच्चे पर अटैक ना करे। कुछ साल के बाद दिखाया जाता है प्रेसिडेंट किम किसी जगह जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि ओहानी रहती है। ओहानी फ्लावर्स की दुकान लगा कर रखती है और वहीं पर फ्लावर सेल करके अपना पेट पालती है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट किम आ जाता है और उसे बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ मुझे मिली, प्लीज़ चलो, हमें हमारी बेटी को पालना है ना, उसे तुम्हारा प्यार भी तो मिलना चाहिए। और फिर आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारी बेटी को माँ बाप का प्यार दोनों मिलना चाहिए। जिस पर ओहानी एग्री हो जाती है। तभी उसी वक्त प्रेसिडेंट किम उसे प्रपोज करता है और शादी के लिए बोलता है। यहाँ पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।